स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड चैप्टर को। अपने आरपीएससी के अंदर फर्स्ट चैप्टर सॉलिड है, ठीक है ना, ठोस जिसको बोलते हैं अपन हिंदी के अंदर। तो सॉलिड स्टेट जो है ये अपने पास फर्स्ट चैप्टर है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है उनके कुछ डाउट्स थे सॉलिड के अंदर, क्योंकि पहले अपन लोगों ने केवल सॉलिड जो था उसके केवल पीडीएफ फाइल जो है या नोट्स जो थे वो प्रोवाइड किए थे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है उनको सॉलिड के अंदर काफ़ी कंफ्यूजन था। तो आज अपन सॉलिड के ऊपर जो टॉपिक अपने पास चैप्टर है सॉलिड, उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों सबको पता है कि सॉलिड जो होता है वो है क्या, ठीक है। हम लोगों ने कहा था कि मैटर एनीथिंग विच है ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास कॉल्ड मैटर। कुछ भी जो भी अपने पास वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है या जिसके अंदर कुछ ना कुछ मास होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैटर बोलते हैं, ठीक है। और मैटर जो होता है उसकी 3 फिजिकल स्टेट्स जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी थी? फर्स्ट था हम लोगों के पास सॉलिड, सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया लिक्विड एंड थर्ड गैस। ये टॉपिक जो था वो 11th का टॉपिक था। 11th में हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर्स जो था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैटर की 3 स्टेट्स पॉसिबल है, सॉलिड लिक्विड गैस। रिसेंट मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी उसके अकॉर्डिंग और बहुत सारे अपने पास स्टेट्स हैं, लेकिन अपन ब्रॉडली इसको केवल 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है। अब ये जो अपने यहाँ पर डिवाइडेशन किया है, क्लासिफिकेशन किया है मैटर को सॉलिड लिक्विड और गैस के अंदर, वो किस बेसिस पे किया? ये जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन है एट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पे। एट्रैक्शन फोर्सेस के बेसिस पे हम लोगों ने इनको क्लासिफाइड किया। एट्रैक्शन फोर्सेस किसके बीच में है? एट्रैक्शन फोर्सेस है एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एट्रैक्शन फोर्सेस हैं, उन एट्रैक्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम लोगों ने मैटर को 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अब कैसे क्लासिफिकेशन किया अपन ने? हमने कहा कि सॉलिड जो है उसमें पार्टिकल्स जो एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स है उनको हम आगे केवल क्या डिस्कस करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। बार बार हम लोग जो है ये तीनों वर्ड्स यूज में नहीं लेके अपन केवल क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया? मे बी एटम, मे बी आयन, मे बी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनमें स्ट्रॉन्ग, या अपन ये कह देंगे कि इन तीनों की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन फोर्स होता है। और स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन फोर्स होगा तो उस केस में जो अपने पास मटेरियल है, जो मैटर है, जो सब्सटेंस है, उसका साइज, शेप और वॉल्यूम जो होता है, अपन शेप और वॉल्यूम बोलते हैं, साइज को रिमूव करते हैं एक बार। शेप और वॉल्यूम क्या होता है? हमेशा फिक्स्ड होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन फोर्स है, शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अब अगर अपने पास स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है तो पार्टिकल्स क्या होंगे? वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, और बहुत ज़्यादा क्लोज होगा तो उनके बीच में कोई वैकेंट स्पेसेस नहीं होंगे। और अगर वैकेंट स्पेसेस नहीं है तो उस केस में क्या होगा? अपने पास इनका जो डेंसिटी है वो हमेशा क्या होता है? हाई होता है, क्योंकि B इक्वल्स टू क्या होगा? m/v। गिवन वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स उनका मास जो होता है उसका मास और वॉल्यूम का रेशियो को अपन बोलते हैं डेंसिटी। अब मेरे पास सपोज करो गिवन वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो उनका मास क्या होगा? वॉल्यूम के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम के कंपैरिजन में अगर मास इंक्रीज होता है तो उस केस में डेंसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इनका डेंसिटी बहुत हाई होता है। फोर्थ पॉइंट, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है बहुत लो होती है इसकी, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन फोर्स होगा,
शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, डेंसिटी हाई होता है, कंप्रेसिबिलिटी लो होता है, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते अपन। रीजन अपन ने बताया कि इनके अंदर वैकेंट स्पेसेस कम होता है, डेंसिटी हाई होता है, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी कम हो गया। सेकंड अपने पास था लिक्विड, ठीक है, और थर्ड है गैस। तो हम पहले गैस की बात करें, क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी सॉलिड और गैस की हमेशा इंटरमीडिएट होता है। गैस में अगर बात करें हम क्या कहेंगे कि वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स होगा, वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। और अगर वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स है तो उस केस के अंदर ना तो शेप और ना वॉल्यूम, दोनों ही क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, ठीक है। वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स नहीं होता। देखो भाई कैसे है, मेरे पास 1 मोल गैसेस पार्टिकल ले लिए। अब मैंने 1 मोल गैसेस पार्टिकल जो है उनको मैंने इस बॉक्स में लिए, ठीक है। तो इस बॉक्स का जो वॉल्यूम था वो मेरे पास था 10 सेंटीमीटर क्यूब बॉक्स का वॉल्यूम था। इसमें मैंने 1 मोल गैस जो है उसको फिल कर दिया। तो गैस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो है ही नहीं, फ्रीली मूव करते हैं, तो कंप्लीट इस वॉल्यूम के अंदर ऑक्यूपाई करेगा पूरे वॉल्यूम को। कुछ पार्टिकल यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ यहाँ होगा, इस तरह से, ठीक है। शेप कैसा हो गया, स्क्वायर शेप हो गया। फिर मैंने क्या किया, उसको एक सिलेंड्रिक कंटेनर जो है उसके अंदर रख दिया, और ये सिलेंड्रिक कंटेनर जो है इसका वॉल्यूम कितना ले लिया, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब पार्टिकल जो होते हैं उन्होंने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्यूपाई कर लिया, उनका शेप कैसा हो गया, सिलेंड्रिक हो गया। इसका मतलब जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, उनका शेप और वॉल्यूम जो होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। थर्ड अपन ने कहा डेंसिटी, तो यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम तो हो गया ज्यादा, मास हो गया कम। इसका मतलब डेंसिटी जो होता है वो हमेशा क्या होगा, मिनिमम डेंसिटी होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो हमेशा हाईएस्ट होता है या हाई होता है, तो ये वैकेंट स्पेसेस ज्यादा है, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी हाई होता है। तो ये तो हो गया अपने पास गैस की और सॉलिड की बात। अब बचा क्या भाई, लिक्विड बच गया। तो लिक्विड जो है वो इन दोनों के बीच में आ गया, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन फोर्स, वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमीडिएट अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमीडिएट अट्रैक्शन फोर्स और सॉलिड एंड गैस। शेप और वॉल्यूम इसकी तो हमेशा क्या है, फिक्स है। इसमें दोनों ही क्या होते हैं, फिक्स नहीं होती है। और इसमें क्या होगा कि अपने पास वॉल्यूम जो होता है आधा तो फिक्स है और आधा जो है वो फिक्स्ड नहीं है। तो वॉल्यूम तो फिक्स है बट शेप कैन चेंज अकॉर्डिंग टू कंटेनर, ठीक है। जो लिक्विड है उसका शेप जो है वो कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अगर अपने पास कंटेनर जो है वो सिलेंड्रिक है तो सिलेंड्रिक शेप हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, बॉटल शेप में है तो बॉटल हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो वॉल्यूम फिक्स है बट शेप क्या हो गया, चेंज हो सकता है। डेंसिटी इसका हाई है, इसका मिनिमम है, इसका इंटरमीडिएट है, सब चीज इंटरमीडिएट चलेगी इसकी। कंप्रेसिबिलिटी भी क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। तो ये स्टेट ऑफ मैटर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो अपने पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, इन तीनों जो स्टेट्स होती हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये तो था अपने पास 11th का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन लिया कि सॉलिड होता क्या है। अब हम करेंगे सॉलिड की डिटेल स्टडी, क्योंकि 11th में हम लोगों ने लिक्विड और गैस को पढ़ा था। आप लोगों को पता होगा 5th चैप्टर था स्टेट ऑफ मैटर, जहाँ पर अपन ने गैस की लॉज जो थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गैलुसेक लॉ, ठीक है, आइडियल गैस, रियल गैसेस, ये सब अपन ने किया था 11th के टॉपिक में। वहीं अपन ने लिक्विड को डिस्कस किया था। लिक्विड में हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज थी वो किसका था, लिक्विड का था, वेपर प्रेशर। तो ये प्रॉपर्टी हमने लिक्विड की डिस्कस की थी। आज हम इस चैप्टर के अंदर सॉलिड जो है उसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो अब देखो ये सब चीजें हटा दें अपन यहाँ से, क्योंकि अब अपने पास केवल सॉलिड टॉपिक रह गया, तो अपन केवल सॉलिड को डिस्कस करेंगे। अब देखिए हमने कहा सॉलिड है,
सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस होगा तो उस केस में सॉलिड जो होते हैं उनका जो ज्योमेट्री होता है, उनका जो शेप होता है, वो अपने पास हमेशा क्या होता है, फिक्स शेप होता है। ठीक है, शेप में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड के अंदर कि जो सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड crystalline solids and second one is called non-crystalline or amorphous solid। ठीक है, अब ये बताया कि भाई सॉलिड को दो कैटेगरी डिवाइड तो कर दिया अपन, लेकिन दो कैटेगरी डिवाइड किया क्यों, किस बेसिस पे किया अपन लोगों ने। तो यहाँ पे इसने क्या कहा कि सॉलिड को यहाँ पर जो अपन डिवाइड किया है, ये डिवाइडेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट और ज्योमेट्री ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अरेंजमेंट और ज्योमेट्री ऑफ पार्टिकल्स, कि यहाँ पर सॉलिड सब्सटेंस जो है उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरह से है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने इसको डिवाइड किया टू पार्ट्स में। फर्स्ट कौन सा है, क्रिस्टलाइन, सेकंड कौन सा है, नॉन क्रिस्टलाइन है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिक्स्ड और रेगुलर अरेंजमेंट एंड ज्योमेट्री ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स जो होता है उसका अरेंजमेंट और उनका जो ज्योमेट्री होता है वो हमेशा फिक्स ज्योमेट्री होता है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब पॉइंट क्या आया कि फिक्स होता है, मतलब फिक्स क्यों होता है, क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, छोड़ता ही नहीं है एक दूसरे को, इसलिए इसका जो अरेंजमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। जो जहाँ पर अटक गया वो वहीं पे अटक गया। क्यों, क्योंकि उसके पास वालों को इतना प्यारा लगता है वो कि उसको छोड़ते ही नहीं, उसके साथ बिल्कुल पक्का बॉन्ड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों की फ्रेंडशिप होती है, ठीक है, जिसके साथ फ्रेंडशिप कर लिया उसके साथ सीट छोड़ना ही नहीं है हम लोगों को, तो वो क्या होगा, तुम्हारा फिक्स ज्योमेट्री हो गया। ठीक है, सेकंड क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन की बात करें तो नॉन क्रिस्टलाइन में अपन ने क्या कहा कि यहाँ पर अगर फिक्स रेगुलर अरेंजमेंट है तो यहाँ पर कोई भी फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है। फिक्स्ड अरेंजमेंट और ज्योमेट्री ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा फास्ट लिख रहे हैं, थोड़ा सा आधे शब्द लिखे हुए हैं क्योंकि तुम लोगों के पास नोट्स हैं पहले से, पीडीएफ फाइल्स है, और मैं बोल भी रहा हूँ वापस कि यहाँ पर नॉन क्रिस्टलाइन में कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, फिक्स्ड और रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं, उनका ज्योमेट्री जो होता है पार्टिकल्स का वो हमेशा फिक्स्ड होता है। अब फिक्स्ड होता है, फिक्स नहीं होता है, कैसे भाई, देखो हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो स्कूल्स के अंदर क्लासेस के अंदर पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अगर कोई टीचर आ जाता है, स्टिक लेके आ जाता है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा अरेंजमेंट एकदम फिक्स होता है। ठीक है, अगर अपने पास पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट है इस तरह से, ठीक है, या कोई भी दूसरा पैटर्न हो सकता है, पैटर्न चेंज हो सकता है, बट उनका अरेंजमेंट जो होता है पार्टिकल्स का फिक्स्ड रेगुलर अरेंजमेंट और ज्योमेट्री ऑफ पार्टिकल्स इन वाइड रेंज। ये वर्ड अपन ने क्यों बोला वाइड रेंज, कि चाहे कितनी भी डिस्टेंस तक जाए, चाहे कितना भी बड़ा मटेरियल ले लें अपन, लेकिन उसमें पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, पार्टिकल्स तरह से अरेंज है तो यही अरेंजमेंट रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स अरेंजमेंट और ज्योमेट्री ऑफ पार्टिकल्स इन वाइड रेंज। सो दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। But in case of non-crystalline solids, no fixed arrangement और geometry of particles. Particles ऐसे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है पास पास, सॉलिड की तरह है, अपने पास डेंसिटी कम है, लेकिन उनका कोई अरेंजमेंट नहीं है। That's called non-crystalline solids. अब देखो यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं है, फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव कर सकता है, और अगर पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव कर सकता है इसका मतलब
पार्टिकल फ्लो कर रहा है, उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम है, इसलिए पार्टिकल्स मूव कर पा रहा है। पार्टिकल्स मूव कर रहा है यानी पार्टिकल्स फ्लो कर रहा है अपने पास, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है अपने पास, पार्टिकल्स अपनी जगह पे फिक्स्ड है, वो मूव कर ही नहीं सकता, यहाँ पर मूव नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसका फिक्स अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमने क्या कहा कि दीज टाइप ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड रियल सॉलिड्स। Crystalline solids are called real solids, whereas non-crystalline solids are called supercooled liquid। ठीक है, तो देखो यहां पर पॉइंट ये आया कि नॉन क्रिस्टलाइन को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर सुपर कूल्ड लिक्विड, व्हाई? तो सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स जो होते हैं, यहाँ पर सॉलिड जो होता है उसमें फ्लो करने का नेचर है, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं, इन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पार्टिकल्स कैन फ्लो लाइक लिक्विड, कैन फ्लो लाइक लिक्विड, सो दीज सॉलिड्स आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। देखो मैंने क्या कहा कि यहाँ पार्टिकल का फिक्स अरेंजमेंट नहीं है। क्यों नहीं अरेंजमेंट? क्योंकि पार्टिकल इसमें अट्रैक्शन फोर्स वीक है, इसलिए पार्टिकल्स मूव कर सकता है। और अगर पार्टिकल्स मूव कर रहा है इसका मतलब कि वो फ्लो कर रहा है, और फ्लो कौन करते हैं? लिक्विड्स करते हैं। इसलिए जब यहाँ पर क्वेश्चन आता है तो हम क्या कहते हैं कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर सुपर कूल्ड लिक्विड बिकॉज द पार्टिकल्स कैन फ्लो लाइक लिक्विड, बिकॉज दीज सब्सटेंस हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। मूव करने की प्रॉपर्टी होती है, डिफ्यूज करने की प्रॉपर्टी होता है, सो दिस आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। क्वेश्चन बन गया अपने पास, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन भी आता है कि क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन में डिफरेंस बताओ। सेकंड अपन ने कह दिया, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है अपने पास। सुपर कूल्ड लिक्विड यानी ऐसा लिक्विड को बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया अपन ने, इसलिए वो सॉलिड ऐसा लगता है, बट उसमें फ्लो करने का नेचर है, इसलिए उसको बोलते हैं लिक्विड। थर्ड पॉइंट क्या है अपने पास? थर्ड पॉइंट हम लोगों ने लिखा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो हमेशा शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। जबकि नॉन क्रिस्टलाइन के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं? रेंज में होते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट शार्प है और मेल्टिंग पॉइंट रेंज में है, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि मेल्टिंग पॉइंट शार्प क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट शार्प का मीन्स होता है कि एक टेम्परेचर है उसी के ऊपर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सपोज करो मेरे पास कोई सब्सटेंस ए है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और अपन ने कहा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 50 डिग्री पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड ए जो है वो आप चाहे 10 ग्राम लो या 100 ग्राम लो या 100 kg लो, कितना भी बड़ा मटेरियल ले लो, जब तक कंप्लीट मटेरियल मेल्ट नहीं होगा तब तक टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। चाहे कितना भी टाइम लग जाए, चाहे कुछ सेकंड्स लगे या कुछ घंटे लगे, जब तक पूरा मटेरियल मेल्ट नहीं होगा तब तक टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अपन कहते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प होता है। जबकि नॉन क्रिस्टलाइन के केस में क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होता है। कैसे कि मेरे पास कोई सब्सटेंस भी है जो नॉन क्रिस्टलाइन, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा भाई? 50 to 70 डिग्री, ठीक है। यानी 50 से स्टार्ट हो जाता है मेल्ट होना, लेकिन टेम्परेचर साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, तो जो पार्टिकल 50 में मेल्ट हो गए, ठीक है, नहीं हुए वो 55 पे हो जाएंगे, 60 पे हो जाएंगे, 70 पे हो जाएंगे, ठीक है। तो 70 डिग्री तक आते आते वो कंप्लीट मटेरियल मेल्ट होता है। तो ये अपने पास हमेशा रेंज के अंदर होता है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए अपने पास। फर्स्ट पॉइंट फिक्स्ड रेगुलर अरेंजमेंट होता है, सेकंड पॉइंट रियल सॉलिड्स है, थर्ड पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें अपन यहाँ पर, तो फोर्थ पॉइंट हम ले सकते हैं कूलिंग कर्व। अगर कूलिंग कर्व की बात करें तो कूलिंग कर्व होता क्या है भाई? कूल करना मतलब ठंडा करना, ठीक है। यानी गैस को हमने ठंडा किया तो लिक्विड में बदल गया, और लिक्विड ठंडा करेंगे तो किसमें बदलेगा? सॉलिड में बदलेगा। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें टेम्परेचर और टाइम के साथ जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन कूलिंग कर्व, ठीक है।
टेम्परेचर और टाइम के साथ जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कूलिंग कर्व। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए जो कूलिंग कर्व होता है वो हमेशा नॉन कंटिन्यूअस होता है। नॉन कंटिन्यूअस क्यों भाई, यहां पर तो था ये लिक्विड के फॉर्म में, अब जैसे टेम्परेचर डाउन होगा, टाइम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, लिक्विड का टेम्परेचर धीरे 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 कम होता जा रहा है। ये क्या है, इसका लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी यहां पर जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि ये जो पॉइंट है उसके बाद में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चाहे कितने भी डिस्टेंस तक चलो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब तक पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक इसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये नॉन कंटिन्यूअस है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट फिक्स था वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। जब कंप्लीट मटेरियल सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, यहां से लेके यहां तक कंप्लीट मटेरियल किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, अब टेम्परेचर डाउन हो सकता है। इसलिए अपन ने कहा कि इनका कूलिंग कर्व जो होता है वो नॉन कंटिन्यूअस होता है, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन का कूलिंग कर्व हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, एक लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया। फिफ्थ प्रॉपर्टी की अपन बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, कईयों को स्टूडेंट समझ नहीं आया कि ये आइसोट्रॉपिक क्या होता है, एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है। ये एनआइसोट्रॉपिक होता है और ये क्या है, आइसोट्रॉपिक होता है। एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है, एनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है सब्सटेंस की वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो। ठीक है, अगर अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट हो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ये अपन ये कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन चेंज विद चेंजिंग द डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर तो क्या होता है, उसको एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं। और अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है इन ऑल डायरेक्शंस देन इट्स कॉल्ड आइसोट्रॉपिक। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर तो अपन बोलेंगे एनाइसोट्रॉपिक, और अगर सिमिलर है तो बोलेंगे उसको आइसोट्रॉपिक। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सा आ गया भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गया अपने पास, कंडक्टिविटी आ गया, कलर आ गया, या अपन ब्राइटनेस बोलते हैं जिसको अपन रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन इंडाइसेस है, रिफ्लेक्शन जो है वो अपने पास चेंज हो सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन डायमंड का। तो आप लोगों ने देखा होगा कि डायमंड जो होता है उसमें एनाइसोट्रॉपिक है, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर देखें तो उसकी जो ब्राइटनेस होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए अपन कहते हैं डायमंड की कटिंग कर दी भाई। ठीक है, अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से कटिंग करी उसकी, तो उसकी जो ब्राइटनेस है, चमक जो है वो अलग अलग होती है। लेकिन एक सीधा साधा कांच है अपने पास, घर पे ग्लास रखा हुआ है, वो ग्लास जो होता है उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। किसी भी एंगल से लाइट डालो उसकी जो ब्राइटनेस है वो सिमिलर रहेगी, तो उसे बोलते हैं हम लोग आइसोट्रॉपिक, इसको बोलते हैं अपन एनाइसोट्रॉपिक। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन के अपने पास डिफरेंस हो गए। एग्जांपल्स की बात करें तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उनके मोस्टली एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, जितने भी टाइप के रबड़ हैं, जितने भी टाइप के ग्लास हैं, जितने भी टाइप के प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक है, वुड है, ये सब के सब नॉन क्रिस्टलाइन कैटेगरी में आते हैं। और बाकी जो अपने पास कंपाउंड्स होते हैं नॉर्मली वो सब के सब क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। फॉर एग्जांपल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मैंने कहा सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सिलिकॉन कार्बाइड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सिल्वर क्रिस्टल क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, तो अपने पास नॉन क्रिस्टलाइन में क्या आ गया, रबर, कांच आ गया, ग्लास जिसको बोलते हैं अपन, या प्लास्टिक, वुड वगैरह जो है वो इसके एग्जाम्पल है। बाकी सारे एग्जाम्पल किसके हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट, आज का फर्स्ट लेक्चर सॉलिड चैप्टर का। वैसे अब हम लोगों का चल रहा था फिनॉल, टॉपिक कंप्लीट हो गया था, आज से ईथर स्टार्ट करना था, बट अभी आप लोगों का जो है सॉलिड वाले चैप्टर में आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी जब आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए तो हम लोगों ने वापस से सॉलिड का जो है लेक्चर 1 जो है वो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, जिसके अंदर हम लोग क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है उनका डिफरेंसेस किए हैं।
नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग यूनिट सेल्स करेंगे और क्रिस्टल लैटिस को डिस्कस करेंगे, जिससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है इसके साथ अपने पास जो कमेंट है या जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है वो मेरे पर्सनल नंबर पे आप जो है मैसेज करके सेंड कर देना। उन क्वेश्चंस को हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो क्लासिफिकेशन है, आयनिक सॉलिड वगैरह जो है वो किस तरह से होता है, उनमें क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं अपने पास क्रिस्टल सॉलिड क्लासिफिकेशन में, किस टाइप से अपन ने क्लासिफिकेशन किया है, उनमें क्या क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब टॉपिक्स जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।